हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भले होंगे, अच्छे होंगे। तो यार देखो, मैं मानता हूँ बहुत दिन हो गए मैंने क्लास नहीं ली साइंस की। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मेरा अभी जैसा हल्का फुल्का सेटअप है ये मैं एडजस्ट नहीं कर पाया था। मैंने घर शिफ्ट किया है, उस चक्कर में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही मैंने घर शिफ्ट कर लिया, मैंने अपना बोर्ड लगा लिया, अपना सेटअप तैयार कर लिया और अब आपके सामने है। ठीक है। तो अब से हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी, साइंस की भी और इंग्लिश की भी। जो ट्रिक्स वगैरह होंगी उसकी शॉर्ट रील्स आती रहेंगी। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और हम आज करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म है उनको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड एज, यानी जीव विभाजित होते हैं। अब कितने भागों में विभाजित होते हैं? दो भागों में। कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है ये सब? अब यूनि का मतलब होता है एक, सेल का मतलब कोशिका। तो जिसके पास एक कोशिका है वो क्या हो गए? यूनिसेलुलर। अब जिसके पास बहुत सारी सेल्स है वो क्या हो गए? मल्टीसेलुलर। क्या इतनी बात समझ आ गई? यानी जिसके पास एक सेल है वो यूनिसेलुलर, जिसके पास बहुत सी सेल है वो मल्टीसेलुलर। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग सेल्स दिखाई दे रही है? तो जब इतनी सारी सेल्स अपने सेल्स से बने हुए हैं तो क्या हम मल्टीसेलुलर होंगे या यूनिसेलुलर होंगे? तो हम तो मल्टीसेलुलर होंगे। अब अगर मैं बात करूं किसी प्लांट की, तो प्लांट में भी तो अलग अलग सेल्स हैं, तो वो भी क्या हो गए? मल्टीसेलुलर हो गए। तो चलिए उनका डिविडेंस देखते हैं कि वो कैसे कैसे डिवाइड किए हुए हैं। अब देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मेड अप ऑफ कितने सेल्स के? वन सेल, यानी एक ही कोशिका के बने होते हैं। बात समझ आई? लेकिन मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, यानी बहुत सारी कोशिका के बने होते हैं। अब दूसरी बात, नो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी यहाँ काम का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सेकेंड। है ना? तो यहाँ काम का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई शादी है, ठीक है, आपको बुलाया गया, ठीक है, आप उतने खास नहीं हो उन लोगों के लिए, तो क्या आपके बिना भी काम चल जाएगा ना? हाँ या ना? लेकिन मान लीजिए आप कहीं बड़ी पोस्ट पे लगे हुए हो, ठीक है, और आप वहां जाते हो एज ए गेस्ट बनकर, तो क्या होगा? आपकी आवभगत ज्यादा होगी। पासवर्ड बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे काम का उतना वो है नहीं कि यार जरूरी नहीं। अब एक ही सेल है, कितना काम कर लेगा? अब जैसे मैं कहूँ कि आप अकेले बंदे हो तो आप कितना काम कर सकते हो? थोड़ा सा या थोड़ा ज्यादा कर लोगे। लेकिन ये तो नहीं है ना कि 5-7 लोगों का काम आप अकेले कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारी सेल्स हैं। यानी मान लो किसी एक पत्थर को उठाने के लिए एक लोग लगते थे, ठीक है। एक लोग उठा पाना मुश्किल काम है, लेकिन उसी पत्थर को 5 लोग उठाएंगे तो जल्दी से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है और यहाँ पे एब्सेंट है। क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ आ गई? चलिए अब इनके दो दो एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे यूनिसेलुलर का क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। लेकिन मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या क्या है? एक है ह्यूमंस और प्लांट्स। तो चलिए आप लोग यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने वो नोट कर लिया था। ठीक है। अब बारी है हमारे कुछ अगले टॉपिक्स को पढ़ने की। जैसे पहला आता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी प्रो का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक। यानी प्रो का मतलब है पहले, जो सबसे पहले बनेगा। ठीक है। अब पहले का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? प्रिमिटिव। ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। क्या इतनी बात समझ आ रही है कि ऐसा न्यूक्लियस जो पहले बना था उसको क्या कहा गया? प्रोकैरियोटिक। क्या इतनी बात समझ आई? अब प्रोकैरियोटिक जो है उसके अंदर क्या होता है कि लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब ये होता क्या है इसे देखिए एक बार, कि मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, ये ऐसे कोई सेल है। अब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आप जैसे खाना लेके आते हो, खाना मतलब आप चीनी वगैरह लेके आते हो, तो कैसे? थैली में लेके आते हो। अब ये तो नहीं है ना कि अपने हाथ में ऐसे लेके आओगे, है ना? इसके अंदर क्योंकि ये प्रिमिटिव है यानी पहले का है, तो पहले वाले लोग कैसे लेके आते थे खाने को? वो जो अपने शिकार करते थे वो ऐसे यूं टांग कर लाते थे। अब ये तो नहीं था ना कि वो किसी थैली में लेके आ रहे थे। क्या बात समझ आ रही है?
तो जब आप बात कर रहे हो खुला लेके आते थे, तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस क्या ऐसे खुला हुआ है। क्या इतनी बात समझ आ गई? यानी उसके बाहर कोई भी आवरण नहीं है, कोई भी नाभिक के ऊपर झिल्ली, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन नहीं है। क्या इतनी बात समझ आई? अब दूसरी बात, अब इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। और डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये हम जब आगे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि डीएनए कैसा होता है। तो सर्कुलर डीएनए है यानी वर्ताकार। डीएनए क्या होता है वो सब आगे बता दिया जाएगा। अब एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है इसका? हिस्टोन प्रोटीन। अब ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक में तो नहीं होता, लेकिन जो आगे टॉपिक बताऊंगा उसके अंदर होता है। क्या इतनी बात समझ आई? अब कुछ फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, एक भित्ति होती है। कि कुछ आंतरिक संरचनाओं में एक कोशिका झिल्ली होती है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो जैसे ये सेल है, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये कोई भी एक ऑर्गन सेल के अंदर, उसके बाहर क्या होगा? एक ऐसे झिल्ली लगी होगी। क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसके पास क्या होती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात समझ आई? और ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसके पास राइबोसोम तो होता है, लेकिन कैसा होता है? 70S। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस इतना ही ध्यान रखना है। ज्यादा डिटेल कोई बड़े एग्जाम में काम आए तो आ सकती है, बाकी हमारे जो एसएससी और रेलवे के हैं उसके अंदर इतना ही पूछा जाना है, ठीक है। तो आप इस सबको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वहां तक लिख लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक। पहले हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक, अब किसकी बारी है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यू का मतलब क्या है? ट्रू। ट्रू का मतलब वास्तविक। और कैरियोटिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्र, केंद्रक। तो जिसका केंद्रक वास्तविक होगा वो क्या हो गए? यूकैरियोटिक। या इसे तुम ऐसे समझ लो कि अगर हम इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना कि मैं कहूँ तुम्हें, तुम्हें कैसे बोला जाएगा? यू आर अ गुड बॉय। तो ये जो यू है मैं किसी सामने वाले के लिए कहूंगा, तो जब सामने वाले के लिए कहूंगा तो सामने वाला क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। और मल्टी सेलुलर होगा तो हमें पता लग जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ आएगी? अब ये जो यूकैरियोटिक होते हैं इसका जो न्यूक्लियस है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे मैंने पहले वाले में बताया था तुमको कि मान लो ये कोई सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या था? ये न्यूक्लियस ऐसे बिखरा हुआ था, फैला हुआ था। लेकिन जब इस बात यहाँ आएगी यूकैरियोटिक में, क्योंकि ये क्या हो गए? थोड़े विकसित हो गए, तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? इनका न्यूक्लियस ऐसे एक तो राउंड शेप में होगा, प्लस इसके बाहर एक मेम्ब्रेन लगी होगी। तो इसी मेम्ब्रेन को यहाँ क्या कहा गया? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर क्या है? एक झिल्ली है या मेम्ब्रेन है। क्या इतनी बात समझ आई? अब दूसरी बात, कंटेन सेल ऑर्गेनेलीज। अब कोशिकांग होते हैं, जैसे कोशिका होती है उसके अंदर जो अंग होते हैं उसे क्या कहा गया है? कोशिकांग। क्या कहा मैंने? कोशिका के अंदर अंग हैं उनको क्या कहते हैं? कोशिकांग, ठीक है। तो अलग अलग कोशिकांग हैं, जैसे ये तो क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस के पास एक होता है, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम जब आगे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बता दूंगा। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये सब चीजें हम कब पढ़ेंगे? जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो तब के लिए रख लेते हैं, लेकिन अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि जो कोशिका के अंग हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलीज। क्या इतनी बात समझ आई? अब लीनियर डीएनए है। हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि डीएनए कैसा है? सर्कुलर। अब वो सर्कुलर कैसे है? कि वो यहाँ ऐसे ऐसे गोल गोल बिखरा पड़ा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कैसा होगा? इसके अंदर आपने डायग्राम में देखे होंगे तो वो एक डायग्राम आता है ना ऐसा, ये ऐसे वाले। अब ये क्या है? लीनियर है, ये एकदम सीधा है, रेखिक है, रेखिक डीएनए है। क्या इतनी बात समझ आई कि यूकैरियोटिक में डीएनए कैसा होगा? लीनियर या रेखिक। अब मैंने आपको पहले कहा था कि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, लेकिन ये देखिए यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन है क्या? ये जब हम आगे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तब बता दिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? उसके बाद यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी एक कोशिकीय जीव से लेके बहुकोशिकीय जीवों में कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? यूकैरियोटिक। क्या इतनी बात समझ आई? अब राइबोसोम
पिछले वाले में कितने राइबोसोम थे? 70s। लेकिन यहाँ क्या है? 80s। क्यों? क्योंकि पहले वाला पुराना था। अब जो पुराना है, जैसे आप मोबाइल लाते हो तो जो फोन पुराना है उसके प्राइस कम, जो जो फोन नया है उसके प्राइस ज्यादा। तो क्या यहाँ तक की बातें आप सबको समझ आ गई है? तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल वापस अब अल्टरनेट क्लास आएगी, एक दिन इंग्लिश की एक दिन साइंस की, ठीक है? क्योंकि दोनों चीजें मेरे से इतनी एडिट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, अकेला हूँ, ठीक है? तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बढ़िया बेहतर दे सकूं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है?